देखो, कहा जाता है कि समाज से अलग दो लोग रह सकते हैं, माने सोसाइटी से अलग दो लोग रह सकते हैं। कौन कौन? तो एगो देवता और नहीं तो राक्षस। देवता को समाज में रहने की ज़रूरत नहीं, अकेले रह लेंगे। राक्षस भी अकेले रह लेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, और मनुष्य को, वैसे तो विज्ञान मनुष्य को भी जानवरे कहता है, लेकिन विज्ञान भी मनुष्य को कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए मनुष्य की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है भाषा। भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो उसको सामाजिक प्राणी बनाएगी, या जिसके चलते मनुष्य सामाजिक प्राणी बन के रहेगा। इसलिए कि मनुष्य को उसकी अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज में रहता है। तो अपने मन के भाव या विचार को या अपनी ज़रूरतों को दूसरे के सामने वो कैसे व्यक्त करेगा? उसके लिए कोई माध्यम चाहिए ना, तो वही माध्यम भाषा है। अब जैसे हम बाज़ार गए हैं, रास्ता में चप्पल टूट गया, तो मोची के पास हम जाएंगे। अब मोची के पास जा करके हम चुपचाप खड़ा हो गए तो वो क्या समझेगा? तो उससे जाके हमको कहना पड़ेगा ना कि चप्पल बना दीजिए। अब मोची हमारा मुंह तक रहा है, वो कहेगा ना कि हाँ इसको बनाने में 5 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा। तो एक दूसरे के पास जा करके खड़ा हो जाने से, एक दूसरे का मुंह देखने से तो आवश्यकता की पूर्ति होगी नहीं। दुकान पे गए हैं बिस्किट खरीदना है, तो बोलेंगे तब ना कि बिस्किट दीजिए। तो यही जो माध्यम है ना, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है, वो क्या है? वो भाषा है। भाषा ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है। अब कहोगे कि कौआ भी झुंड में रहता है, हिरन भी झुंड में रहता है, तो वो भी सामाजिक प्राणी है। लेकिन कौआ जब रहेगा तो कौए के साथ रहेगा, हिरन हिरन के साथ, शेर जब रहेगा तो शेर के साथ। एक दूसरे से तालमेल तो नहीं बैठाएगा वो। लेकिन मनुष्य की ज़रूरत तो पड़ती है। मनुष्य विभिन्न तरीके के लोगों के पास जाता है, विभिन्न तरीके के काम करने वाले लोगों से उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भाषा जो है वह, अब व्याकरण के हिसाब से भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिससे हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के सामने बोल करके प्रकट करते हैं, या दूसरे के भाव या विचार को हम समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। अब भाषा के दो रूप हो गए मुख्य रूप से। कौन कौन? मौखिक और लिखित। जैसे अभी हम तुमको बोल के बता रहे हैं, तो बोल के बता रहे हैं तो क्या है वो? भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक है। और कभी कभी लिख रहे हैं कॉपी पे, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित। लेकिन भाषा का एक और रूप होता है, और वो क्या है? वो है सांकेतिक। जैसे किसी गूंगा व्यक्ति को कैंची मांगना होगा तो कैसे मांगेगा? अच्छा, ऐसे ऐसे हैं? अच्छा, किसी अंधे को कैंची मांगना होगा तो वो कैसे मांगेगा? वो भी ऐसे ऐसे। नहीं, वो बोल देगा हमको, वो तो बोल देगा। हाँ, वो तो बोल के मांगेगा कैंची। हाँ। तो एक सांकेतिक रूप भी है। इसका मतलब लिखना। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये दो, इसका मतलब क्या मांग रहे हैं? कलम मांग रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं तो पानी चाहिए, पानी मांग रहे हैं। हैं? ऐसे कर रहे हैं तो पीटने वाले हैं। पीटने वाले हैं। तो भाषा का एक रूप क्या होता है? सांकेतिक भी होता है। लेकिन भाषा के मुख्यतः कितने रूप हो गए? दो हो गए। कौन कौन? मौखिक। तो मौखिक भाषा किसको कहेंगे हम? जो हम बोल के कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? जो हम लिखते हैं। बोलने के लिए तो हम बोल देते, लेकिन लिखने के लिए भाषा को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो उसका कोई ना कोई नियत चिन्ह होता है। तो जैसे हम जो लिखते हैं ना, ये एक्चुअली ये क नहीं है, क के लिए सिंबल है। क्या है ये? सिंबल। क का सिंबल है, क का चिन्ह है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, वैसे ही ये क्या है? क के लिए सिंबल है। यही अंग्रेजी में क ऐसे हो जाता है, के से। कहीं कहीं हम सी भी लिखते हैं क के लिए। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा फर्क जानो। ऐसा नहीं है, कोई भाषा खराब नहीं है, किसी भाषा की हम शिकायत नहीं कर सकते हैं।
सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, सब अपने आप में महान है। लेकिन हिंदी के साथ कुछ विशेष बात है। तो हिंदी के साथ साथ विशेष बात ये है कि हिंदी हम जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना वैसे ही बोल भी देते हैं, वैसे ही पढ़ भी लेते हैं, और जैसे हम बोलते हैं ठीक वैसे ही लिख भी लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ये चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में ये चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे हम DOOR क्या लिखते हैं, डोर। डोर, इसको क्या पढ़ेंगे, डोर। अब POOR इसको क्या पढ़ेंगे, पुअर। पुअर। तो इसको पोर नहीं बोल सकते हैं। POOR को हम पोर नहीं बोल सकते हैं, और चाहे DOOR को डूअर नहीं कहेंगे। लेकिन हिंदी में तुमको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसको तुम लिखते कुछ हो और बोलते कुछ हो। जो लिखोगे वही बोलोगे। जैसे हम लिखते हैं कलम, तो क पहले लिखे हैं तो पहले मुंह से क्या निकल रहा है, क। फिर ल लिखे हैं तो ल निकल रहा है, फिर म लिखे हैं तो म निकल रहा है, कलम। वैसे ही कमल, तो पहले क लिखे तो क बोले, फिर म लिखे हैं तो म बोले हैं, और फिर ल लिखे हैं तो ल बोले। हिंदी के साथ ये विशेषता है। दूसरा चीज कि हिंदी यदि बोलने में ठीक लगती है, बोलने के हिसाब से हमको सही लग रहा है, तो व्याकरण के हिसाब से वो सही है। जैसे डिटॉल साबुन का प्रचार देता है तो कहता है ना कि 99.9% जर्म्स को किल करे, मारे। वैसे ही यदि हिंदी बोलने में सही है तो व्याकरण के हिसाब से 99.9% सही है। 0.1% हो सकता है कि गलत लगे तो लगे, हो जाए तो हो जाए, लेकिन एकदम 99.9% क्या है, वो सही ही है। जैसे राम जाती है बोल के देखो, राम जाती है। अच्छा लग रहा है? नहीं ना। अच्छा कैसे लगेगा? राम जाता है। हाँ? राम जाता है। अब सीता दौड़ता है, सीता दौड़ता है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ? तो अच्छा क्या लगेगा, सीता दौड़ती है। तो व्याकरण यदि हम नहीं भी जानते हैं तो यदि इस लिहाज से भी चलें कि बोलने में ठीक तो व्याकरण से ठीक चल जाएगा। किसी भी वाक्य में कंफ्यूजन हो रहा है, सही है कि गलत है, क्या लिखें, तो मन में एक दो बार उसको बोल करके देख लो, मन में बोल करके देख लो, खुद पता चल जाएगा अच्छा है कि खराब है। खराब है व्याकरण से सही नहीं है, ठीक लग रहा है व्याकरण से सही है। अब व्याकरण का नियम ये कहता है कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। यानी राम जाता है तो राम जो करता है इस वाक्य का वह क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया का रूप भी क्या है, जाता है। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है। व्याकरण के नियम आएंगे वो बाद में आएंगे। हिंदी बोलने में ठीक तो व्याकरण के हिसाब से ठीक। एक और बात कही जाती है हिंदी के संबंध में, गलत लिखे हैं ना कोई शब्द तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और यदि कोई शब्द हम सही लिखे हैं तो देखने में हमारा मन कहेगा कि नहीं, देखने में सुंदर है तो वो सही है। जैसे माँ, तो ये लिखे हैं बिना चंद्रबिंदु का, ये लिखे हैं चंद्रबिंदु का। ज़्यादा बढ़िया कौन लग रहा है, ये चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु वाला बढ़िया लग रहा है तो यही वाला सही है, ठीक है। अब बाकी नियम भी हैं व्याकरण के। तो ये हिंदी भाषा की विशेषता है जो किसी अन्य भाषा में हमको देखने को नहीं मिलती है। अब हिंदी वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसको राजभाषा ही, अभी तक ये क्या है, राजभाषा है। और ये इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी दिवस पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 1949 में। अब है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ विवाद आ गया। चूँकि हमारा देश जो है वो प्रजातांत्रिक है, तो यहाँ एक लंबी प्रक्रिया है। तो हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया ना, तो कुछ राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है।
कहीं तेलुगु है, कहीं मलयालम है, विभिन्न तरीके की भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, आप कैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दीजिएगा। जब विभिन्न तरीके की भाषाएं इस राष्ट्र में बोली जाती हैं तो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे बनाइएगा। तो तर्क दिया गया कि हिंदी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, इस देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन अब उसमें एक तर्क दिया सब कि इस देश में सबसे अधिक कौआ पाया जाता है, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी काहे बना दिए आप, कौआ को बना देते। आप मोर को काहे बनाए हैं, वो तो कम पाया जाता है। तो इसी विवाद में आकर के हिंदी राष्ट्रभाषा बनने से रह गई। हिंदी को तब क्या बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। राष्ट्रभाषा जो है वह किसी भी राष्ट्र की जन आकांक्षाओं, आशा, निराशा आदि की अभिव्यक्ति देने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मतलब संवैधानिक रूप से हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के 343वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। लेकिन चूंकि राष्ट्रभाषा जो है वह किसी भी राष्ट्र के अधिकतर जो उसके नागरिक हैं उनकी आकांक्षा, उनकी आशा, उनकी निराशा, उनकी अभिव्यक्ति इत्यादि को व्यक्त करने का साधन होती है, जो कि हिंदी है। इसलिए कि हिंदी अभी भी भारत के अधिक राज्यों में बोली जाती है। आप किसी भारत के नहीं, आज तो विश्व के लगभग 150 यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई भी होती है। विदेशों के भी 150 से अधिक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। तो आज हम ये इस स्थिति में हैं, कह सकते हैं कि हम विश्व के किसी कोने में जाकर के हिंदी बोलें तो लोग हिंदी समझ लेगा। लेकिन कोई अन्य भाषा आकर के बोली जाए हमारे यहाँ तो उसको समझने में कठिनाई होगी। जैसे तमिल में हमसे कोई बात करने लगे तो तमिल की बातें हमको नहीं समझ में आएगी। तेलुगु में हमसे कोई बात करने लगे हमको नहीं समझ में आएगी। लेकिन हिंदी हम जाकर के तमिल भाषी क्षेत्र में भी बोलते हैं, तेलुगु भाषी क्षेत्र में भी बोलते हैं, तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे। जोड़िए बटोड़ के समझेंगे लेकिन समझ जाएंगे। देखो तुम्हारे किताब में भी लिखा है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। अब तो हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हो रहा है। भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के अनेक देशों में इसका अध्ययन, अध्यापन विदेशी भाषा के रूप में किया जा रहा है। अब भाषा लिखने के लिए चिन्ह चाहिए, तो वही चिन्ह जो जिसमें हम भाषा को लिखते हैं ना, वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाषा लिखने के चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। उर्दू की फारसी। तो भाषा लिखने का जो चिन्ह होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। तो हमारे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी क्या है, देवनागरी ही है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि में अधिक बोली जाती है। हिंदी के अलावे भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाएं जो है, यानी भारत में जो और भाषाएं बोली जाती हैं उनकी संख्या है 22। याद कर लेना होगा कि हिंदी तो हो गई प्रमुख भाषा जिसको हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। अन्य भाषाएं जो बोली जाती हैं वो हैं संथाली, संस्कृत, मणिपुरी, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, उड़िया, मलयालम, डोगरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोंकणी, पंजाबी, मैथिली, बंगाली, उर्दू, मराठी। इसमें अभी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। कई बार इसकी मांग की गई कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी शामिल किया जाए। भोजपुरी क्या का हो, का हाल बा, ठीक बारा नु, जो हम लोग बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो बोलते हैं ना, तो ये भोजपुरी को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये था भाषा। अब इसके बाद भाषा के बाद आती है बोली। तो बोली क्या है कि किसी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा जो है वो बोली कहलाती है।
तो प्रांत विशेष में जैसे अभी हमने चर्चा की भोजपुरी की, तो ये प्रांत विशेष में यानी बिहार के लोग ज़्यादा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी बोला जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? बोली। अब जैसे इसमें आ गया तुम्हारा पटना वगैरह साइड के लोग मगधी कहा जाता है, मिथिला वगैरह के लोग मैथिली बोलते हैं। अब इसमें बोली में जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, मेवाड़ी, मेवाती, जोधपुरी, हड़ौती, कन्नौजी, बांगड़ू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली इत्यादि क्या हैं? ये सब बोली है। इसके बाद उपभाषा। तो बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र अधिक विकसित होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। उपभाषा में साहित्य रचना होती है, और जब कोई साहित्यकार उपभाषा में ही समर्थ रचना प्रस्तुत करता है तो उपभाषा भाषा का स्थान पा लेती है। भाषा नहीं है, उपभाषा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भाषा और उपभाषा का अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन जब कोई रचनाकार उपभाषा में ही समर्थ रचना, मतलब कोई ऐसी रचना जो लंबे काल तक लोगों की जुबान पे रहे, लोगों को उससे सीख मिलती रहे, लोग उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो वहाँ उपभाषा ही भाषा का रूप धारण कर ली थी। सूरदास के जितने भी पद आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा किस में? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो अब वहाँ हम ब्रज उपभाषा नहीं कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं। वैसे ही तुलसीदास का रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ है, तो अब उसके लिए अब अवधि क्या हो गई? भाषा हो गई। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोली।